अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने मेजर कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे, जिसमें से हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था, केमिकल कंपोजिशन को और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसमें हमने थ्रू कल्चर की एग्जांपल ली थी। ठीक है, जो थ्रू कल्चर है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एज एग्जाम्पल हमने लिया था। अच्छा, जिसको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो या तो डायरेक्ट आप इसी वीडियो पे आएँ तो काइंडली जाके प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस लेक्चर आप देख लें, ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, और अगर आपको उसमें से कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग कैरेक्टर्स में स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिक कैरेक्टर कि मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा जी, मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स में है द वे इन विच सेल ऑब्टेन और गेन एंड यूज देयर एनर्जी, कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस एंड रेगुलेट देयर रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर किसकी स्टडी रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे थे, और उसमें हम देख रहे थे कि हम उनको कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करते हैं। ऑब्वियस है, उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करके, ठीक है, यानी कि कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस टाइप का, उसे किस कैटेगरी में डालना है, उसके कैरेक्टर्स देखेंगे तभी पता चलेगा। तो इसी में आता है मेटाबॉलिक कैरेक्टर। ठीक है, अब मेटाबॉलिक कैरेक्टर क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी कैसे लेता है, ठीक है, और कैसे देता है, और जो एनर्जी वो लेता है उसको यूज़ कैसे करता है, ठीक है, क्या क्या उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो क्या चीज़ परफॉर्म करता है, वो एनर्जी को यूटिलाइज़ कहाँ पर करता है, हर चीज़ देखेंगे। अगर वो ए सेक्शन के अकॉर्डिंग हो, यानी ए ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो, तो उसे ए ऑर्डर में पुट कर देंगे। अगर वो सी ऑर्डर के हुआ तो सी ऑर्डर में, अगर वो बी ऑर्डर के हुआ तो बी ऑर्डर में उसे पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि ए ऑर्डर, बी ऑर्डर और सी ऑर्डर में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके भी कुछ मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब जो मेरे पास है वो इन तीनों जो है कैटेगरीज में से जिससे भी मैच होता हुआ मैं उसमें जाके उसको पुट कर दूँगी। ठीक है, सो मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम यही देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या इन विच सेल ऑब्टेन, कि वो किस तरह ऑब्टेन करते हैं, और गेन मतलब लेना एनर्जी। ठीक है, ऑब्टेन और गेन एक ही बात है। तो कैसे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी गेन करता है, उस एनर्जी को यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है, और कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस, और कौन से केमिकल रिएक्शंस करता है, एंड रेगुलेट दीज रिएक्शंस, और अब उन रिएक्शंस को रेगुलेट कैसे करता है। ठीक है, अब हर किसी की अलग तरीका होगा, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अलग कैटेगरी में जाएगा। फॉर एग्जांपल वो रिएक्शंस कौन से, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं कौन से, ठीक है, रेस्पिरेशन है, फोटोट्रॉफी, फर्मेंटेशन, एनारोबिक एंड एरोबिक। अब एनारोबिक एरोबिक यानी किसी को ऑक्सीजन चाहिए होती है, किसी को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। ठीक है, अब कैटेगरी ए में क्या है, ऑक्सीजन वाले हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। कैटेगरी बी में क्या है, जो ऑक्सीजन जिनको नहीं चाहिए होती, और कैटेगरी सी में क्या है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए हो ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ग्रो करते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है जो मेरे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब मैंने उसके मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स को स्टडी किया तो उसको ऑक्सीजन हाईली रिकमेंड होती है, हाईली चाहिए होती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ग्रोथ के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, तो अब मैं उसको किस कैटेगरी में पुट करूँगी, ऑर्डर ए में, क्योंकि वहाँ पे जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन के पर ही जो है ज़िंदा हैं। ठीक है, उसे ना तो बी में पुट किया जाएगा ना तो सी में। इसीलिए जो है मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स को स्टडी करना ज़रूरी होता है उनकी क्लासिफिकेशन के लिए। हम यही पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होगी, कैरेक्टर्स को जान के। विदाउट नोइंग कैरेक्टर्स हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है, अब ये आपको मेटाबॉलिक कैरेक्टर समझ आ गया। अब नेक्स्ट है एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, मैंने जो है सिंपल पॉइंट्स में मेंशन किया है, यहाँ पर आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी, मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप खुद लिखिएगा। ठीक है, अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर्स इन एनिमल बॉडी। ठीक है, यानी कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल बॉडी में एंटर करता है ना, तो क्या होता है कि एनिमल बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी। जाहिर है, अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट ही करेगा ना, वो अब हमारी बॉडी में आए तो हमारी बॉडी जो है वो चुपचाप थोड़ी बैठी रहेगी कि भाई वो आए हमें तो बात वो करके मार के चला जाए और हम कुछ भी ना करें। भाई हमारा इम्यून सिस्टम किस काम का है फिर, यानी हमारा इम्यून सिस्टम तो बेकार है ना, कि अगर वो हम जो भी डिजीज़ वगैरह है उसके अगेंस्ट लड़ नहीं सकता तो, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो। जैसे ही एनिमल बॉडी पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है उस बॉडी में, तो क्या होता है, एनिमल बॉडी जब वो रिस्पॉन्ड करती है उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो वो रिस्पॉन्ड करती है
कैसे? एंटीजन बना के, ठीक है। यानी वो एक ऐसा उसके अगेंस्ट एंटीजन बना देती है एनिमल बॉडी, जिसके अगेंस्ट वो ये मतलब बता देती है कि यार मैंने इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किया है, किसके थ्रू? एंटीजन के थ्रू, ठीक है। वो फिर एंटीबॉडी क्या कर देगी? बाइंड कर देगी एंटीजन के साथ, ठीक है। फिर वो उसको मार भी सकता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल कर देगा, सिंपल। इसमें एग्जाम्पल है DNA की या थायरोग्लोबुलिन की, ठीक है। नेक्स्ट वन है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जीन्स कौन से किस में स्पेसिफिकली प्रेजेंट होंगे, यानी कि किसी में DNA हो सकता है, ठीक है। किसी में RNA ही सिर्फ हो सकता है, DNA तक बात ही नहीं जाए, ठीक है। किसी में कोई हो सकता है, किसी में कोई, तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DNA, अकरेंस एंड फंक्शंस ऑफ DNA में बी प्रेजेंट, इट्स मीन के कन्फर्म नहीं होता, ठीक है। यानी कि DNA की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, मे बी DNA प्रेजेंट हो सकता है, ठीक, और मे बी नहीं हो सकता, तो ये कंफर्म नहीं होता, इसलिए उसको स्टडी किया जाता है उसके जेनेटिक कैरेक्टर्स को, और फिर हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, DNA के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फंक्शंस लाइक प्लाज्मिड, ठीक है। यानी कि प्लाज्मिड जो है जेनेटिक कैरेक्टर में हम किसको स्टडी करेंगे? प्लाज्मिड को, तो वो किसी में हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे नेचुरली एग्जिस्ट करता है बैक्टीरिया में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको स्टडी करते हैं, मे बी ना हो, मे बी हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। बस छोटा सा था, छोटे छोटे टॉपिक है, सिर्फ हम जेनेटिक में आपको वैसे ही पता है कि हम जीन्स के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, और जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल जो है प्लाज्मिड की है। नेक्स्ट देखेंगे पैथोजेनिसिटी। अच्छा जी, पैथोजेनिसिटी से नाम से पता चल रहा है कि पैथोजेन एक्टिविटी लाइक पैथोजेन, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी जिसमें वो डिजीज़ कॉज करेंगे, ठीक है। पैथोजेन का काम है क्या? डिजीज़ कॉजिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मतलब 99% तो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन वो किसको करेंगे हमने ये देखना है, ठीक है। यानी हम उसमें देखेंगे या तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है? प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला है, ठीक है। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाला है, ठीक है, या ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करने वाला है। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करते हैं, यानी इनमें भी डिफरेंट 3-4 कैटेगरीज पाई जाती हैं इनकी पैथोजेनिसिटी में, ठीक है, इनकी एबिलिटी टू कॉज डिजीज़ में, ठीक है। तो हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, द एबिलिटी टू कॉज डिजीज़ इन वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स और मे कॉज डिजीज़ टू अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऐसी एबिलिटी डिजीज़ कॉज करने की कि जो डिफरेंट प्लांट्स को या तो वो इन्फेक्ट करेंगे या एनिमल्स को करेंगे या तो किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही कर देंगे, ठीक है। 2 डायग्राम्स बनाइए, साल्मोनेला की कॉमन है तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में हम क्या स्टडी करेंगे? नाम से ही पता चल रहा है इकोलॉजी क्या होती है। अब आप लोग अगर माइक्रो पढ़ें तो आप लोगों ने इन्वायरमेंटल भी पढ़ी होगी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को ही हम इकोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि हमने इसमें ये चीज़ स्टडी करनी है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रह रहा है, उसका हैबिटेट क्या है, ठीक है, वो नेचर में मतलब अपने इन्वायरमेंट के साथ उसका जो है क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी कि हम हर वो चीज़ स्टडी करेंगे जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसके इन्वायरमेंट में मौजूद दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स, हर एक के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, इवन उसके अपने इन्वायरमेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेदर ईच एंड एवरीथिंग के अकॉर्डिंग उसका क्या रिएक्शन है। हम हर चीज़ को जिसमें स्टडी करते हैं उसको इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं या इकोलॉजी कहते हैं या तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। तो लिखा क्या है हम वो भी पढ़ लेते हैं। हैबिटेट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, यानी कि हम देखते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को कि उनका हैबिटेट कैसा है, ठीक है, वाटर में रहने मतलब कि ज़्यादा वो कौन सा फेवरेबल उनकी कंडीशन है जिसमें वो रह सकते हैं, ठीक है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि किस एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समर कंडीशन में अगर ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर गर्मियों में वो फेवरेबल उनके लिए है टेम्परेचर, तो मुल्तान वगैरह वाली साइड पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखना है जहाँ पर उनकी तादाद ज़्यादा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पर उनके नंबर ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, तो वो कंडीशन उनकी फेवरेबल है, वो इकोलॉजी, वो इन्वायरमेंट उनके लिए बेस्ट है, ठीक है, तभी उनकी तादाद ज़्यादा है। और जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे कम है, ठीक, तो इट्स मीन वो डेड हो गए, या तो इन्वायरमेंट सूट नहीं किए, या तो माइग्रेट कर गए वहाँ से, ठीक है, या तो वो जो डेड हो गए। ये 2 ही कंडीशंस होती हैं, ठीक है, या तो ग्रो ही नहीं कर सके, सिंपल डेड हो गए, तो इट्स मीन कि वो इन्वायरमेंट उनके लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। हम ये चीज़ स्टडी करते हैं, पहला देखते हैं कि उनका हैबिटेट कैसा है, ठीक है, वो कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अदर कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यार ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इसके लिए ये वाला वेदर बेस्ट है, ठीक है। फिर अगर हम उसको ग्रो करवाएं
तो जिस तरह मैंने पेट्री डिश वगैरह का बताया था, ग्रो करवाएं तो फिर हम उसको वैसा ही टेम्परेचर और वैसा ही हर चीज़ देते हैं, ठीक है, वैसा इन्वायरमेंट। और हम क्या देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इंटरेक्शन है उसके अदर ऑर्गेनिज्म से, लाइक प्लांट्स वगैरह से, क्या है, किस चीज़ को इन्फेक्ट कर रहा है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या इंटरेक्शन है, यानी वो प्रोड्यूसर्स में है, डिकम्पोजर्स में है, या फिक्सेशन, मतलब क्या रहा है वो फंक्शन, ईच एंड एवरीथिंग जो वो अपने माहौल में कर रहा होगा, अपने इन्वायरमेंट में कर रहा होगा, हम उसको स्टडी करते हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, ठीक है। एग्जांपल इसकी क्या है, प्रोडक्शन है, डिकम्पोजिशन है एंड फिक्सेशन है। फाइन, बस आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। जैसे आदि मैंने माइक्रो आपको पढ़ाने के बाद ये टॉपिक स्टार्ट किया, लेकिन ये है कि ये फर्स्ट टॉपिक है माइक्रो का, ठीक है, माइक्रो ए का, लेकिन अभी मैं आपको माइक्रो बी पढ़ा रही हूँ। ये जनरल माइक्रो जो होती है माइक्रो ए होती है, ठीक है। तो ये उसका फर्स्ट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, मोस्टली एग्जाम्स में आ भी जाता है, नहीं भी आता, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपके डेली टेस्ट रूटीन में ये ज़रूर आता है, मुझे भी 3-4 बार आया था, तो ये लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, लेक्चर को शेयर किया करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।